गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। अभी मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने बी को डिफेम किया है। तो अभी यहाँ पर ए ने जो डेफेमेशन का केस है, डेफेमेशन के लिए लायबल किया जाएगा, वो किसे किया जाएगा? वो ए को किया जाएगा, बिकॉज ही इज़ द पर्सन जिसने बी को डिफेम किया है और रॉन्गफुल एक्ट किया है, राइट। बट देयर आर सम केसेस जिसमें ए के रॉन्गफुल एक्ट के लिए सी को भी लायबल जो है वो ठहराया जा सकता है। देखो, अगर हम जनरली बात करते हैं तो अगर कोई पर्सन रॉन्गफुल एक्ट करता है तो पूरी की पूरी लायबिलिटी जो होती है वो उस पर्सन की होती है जो रॉन्गफुल एक्ट करता है, राइट। रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल किसे ठहराया जाता है? जो पर्सन रॉन्गफुल एक्ट करता है। बट कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि एक पर्सन को किसी और पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट के लिए भी लायबल जो है वो ठहराया जा सकता है। मीन्स कि किसी थर्ड पार्टी के एक्ट के लिए भी किसी पर्सन को लायबल ठहराया जा सकता है, ठीक है, एज कि वो एक्ट जो था वो उस पर्सन ने खुद किया, ठीक है। तो अभी वाइकेरियस लायबिलिटी अगर मैं बताऊं तो वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है? वाइकेरियस लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है कि जब कोई पर्सन रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए किसी दूसरे पर्सन को लायबल ठहराया जाता है। मतलब जिस पर्सन ने रॉन्गफुल एक्ट किया है वो पर्सन तो लायबल होगा ही होगा, बिकॉज उस पर्सन ने रॉन्गफुल एक्ट किया है। बट उसके अलावा किसी दूसरे पर्सन को भी उस सेम एक्ट के लिए लायबल किया जाता है जैसे उस पर्सन ने वो एक्ट खुद किया हो। तो बिकॉज ऑफ सम रिलेशनशिप इन बोथ दीज पर्सनस। तो जब किसी पर्सन को किसी और पर्सन के एक्ट के लिए वाइकेरियसली लायबल ठहराया जाता है, दैट इज़ द वाइकेरियस लायबिलिटी। अब उनके जो किन किन केसेस में ऐसा होता है? व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, when there are partners and when there is a relationship master and servant। तो फर्स्ट आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड पार्टनर्स के रिलेशनशिप की। तो फर्स्ट वी हैव अ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। तो अगर कोई एजेंट है वो अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है, तो उस केस में अब एजेंट ने रॉन्गफुल एक्ट किया है वो तो लायबल होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो प्रिंसिपल होता है उसे भी लायबल ठहराया जाता है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। अभी इसका रीज़न क्या होता है? अभी जब कोई एजेंट होता है, ठीक है, वो कोई एक्ट करता है तो वो किसके बिहाफ पे करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है। तो जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज करता है, चाहे वो एक्सप्रेसली ऑथराइज करे या इम्प्लाइडली ऑथराइज करे, पर जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज करता है कोई टॉर्ट कमिट करने के लिए या कोई ऐसा काम करने के लिए जिस काम को करते हुए उस पर्सन से कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है या वो कोई टॉर्ट कमिट कर देता है, तो उस केस में जिस पर्सन ने टॉर्ट कमिट किया है दैट पर्सन वुड बी वेरी मच लायबल। पर जिस पर्सन ने उसको ऑथराइजेशन दी है वो एक्ट को करने की या फिर वो टॉर्ट कमिट करने की, उस पर्सन को भी लायबल ठहराया जाएगा एज दैट पर्सन हिमसेल्फ हैज डन दैट रॉन्गफुल एक्ट। ये जो पूरा कंसेप्ट है ये किस पे बेस है? एक जनरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी। इट मीन्स दैट द एक्ट ऑफ एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, और दोनों ही पर्सन्स को जो है वो लायबल ठहराया जाता है उस एक्ट के लिए। तो अगर समराइज मैं इसको करूँ तो जब कोई एक पर्सन कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है और जब एजेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, तो एजेंट और प्रिंसिपल जो है वो दोनों के दोनों लायबल होते हैं। अभी हम इसे कुछ केसेस के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट केस वी हैव इज लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में मिसेस लॉयड जो थी शी वॉज द ओनर ऑफ 2 कॉटेजेस, बट वो जो थी वो अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं थी। तो उसने एक सॉलिसिटर्स कंपनी जो थी ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, उनको अप्रोच किया ताकि वो अपने जो मैटर मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी का मैटर है उससे कंसल्ट कर सके। तो एक जो मैनेजिंग क्लर्क था उस कंपनी का, यानी कि हम उस कंपनी का एजेंट जो था, उसने उसे अटेंड किया और उसे एडवाइस किया कि अपने उसके जो 2 कॉटेजेस हैं उनको वो बेच दे और जो भी मनी उससे मिलेगी, जो भी मनी प्रोसीड्स होंगे, उन्हें वो किसी मतलब बेटर वे में इन्वेस्ट करे ताकि उसकी जो इनकम है वो बेटर हो सके। तो उसे 2 डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे साइन करने के लिए, जो कि सेल डीड्स उसे कहा गया था कि दैट इट वाज द सेल डीड्स। बट जो वो डॉक्यूमेंट्स थे जब उनसे साइन कर दिया, सब्सिक्वेंटली पता चला वो जो डॉक्यूमेंट्स उसे दिए थे वो सेल डीड्स नहीं थी बल्कि गिफ्ट डीड्स थी इन द नेम ऑफ द मैनेजिंग क्लर्क।
तो उसके बाद जो मैनेजिंग क्लर्क था उसने उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया और जो भी उसके प्रोसीड्स थी उसे मिसएप्रोप्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जो मैनेजिंग क्लर्क था यानी कि जो एजेंट था कंपनी का, उसने वो जो भी एक्ट किया था वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया था और प्रिंसिपल जो थे कंपनी के उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि वो जो है वो कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है। बट जो वो एजेंट था उस टाइम पे जब वो ये एक्ट कर रहा है था तो वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा था, इन द कैपेसिटी ऑफ दैट एजेंट कर रहा था, बिकॉज मिसेस लॉयड को तो यही था कि ये इस कंपनी का एजेंट है, ठीक है। तो वो जो भी एक्ट कर रहा था वो एज इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट कर रहा था। तो उस केस में जो प्रिंसिपल था उसे भी लायबल ठहराया जाएगा बिकॉज द एजेंट वॉज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो अभी एक और केस हम इसका लिए तो देयर वाज अ केस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। तो इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ के हस्बैंड थे उसने कुछ अमाउंट और चेक्स दिए थे अपने फ्रेंड्स को जो कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो बैंक था उसमें एम्प्लॉय भी था, ताकि वो उस चेक्स को जो था वो प्लेंटिफ के अकाउंट में डिपॉजिट कर सके। और कोई भी प्रॉपर रिसिप्ट वगैरह जो था उसके फ्रेंड ने उसे नहीं दी थी। तो जो बैंक का एम्प्लॉय था यानी कि वो जो उसका फ्रेंड था उस पर्सन का, उसने उस मनी को मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जब प्लेंटिफ ने उस एम्प्लॉय को पैसे दिए थे तो ही वॉज नॉट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द बैंक, वो बैंक का एजेंट नहीं, उस कैपेसिटी में उससे वो चेक्स नहीं लिए थे, बल्कि उसने वो चेक्स उससे इन द कैपेसिटी ऑफ हिज फ्रेंड लिए थे। और उस टाइम पे ही वॉज नॉट एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द बैंक। यहाँ पे जो डिफेंडेंट बैंक है उसे लायबल नहीं किया जा सकता फॉर दी सेम। देन नेक्स्ट वी हैव द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। तो अगर पार्टनर्स हैं दो तो उस केस में भी उनका जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला ही होता है। तो जो भी प्रिंसिपल एंड एजेंट पे जो लॉज अप्लाई होते हैं वो पार्टनर्स पे भी होंगे। मतलब अगर एक पार्टनर कोई एक्ट कर रहा है तो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो उस केस में जो बाकी के पार्टनर्स हैं उन सबको भी लायबल ठहराया जाएगा फॉर द एक्ट ऑफ दैट पार्टनर टू द सेम एक्सटेंट कि जैसे उन्होंने ही वो एक्ट किया हो। तो देयर वाज अ केस ऑफ हैमलिन वर्सेस हाउस्टन एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ था कि जो दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर ने डिफेंडेंट की फर्म को ज्वाइन किया था, ठीक है, ऑफकोर्स एज अ पार्टनर इन द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर, ठीक है। और प्लेंटिफ का जो क्लर्क था उसे ब्राइब दी थी और उसे इंड्यूस किया था कि वो प्लेंटिफ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे ब्रीच करे और जो भी उसके सीक्रेट्स हैं वो उन्हें बता दे। तो यहाँ पे हालांकि ये चीज़ हेल्ड की गई थी कि चाहे एक ही पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया था बट दे बोथ वर पार्टनर्स, तो एक पार्टनर का जो एक्ट होगा वो दूसरे पार्टनर का भी माना जाएगा और इसमें वाइकेरियस लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा और दोनों पार्टनर्स को इक्वली लायबल ठहराया जाएगा। तो इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो जॉइंट एंड सेवरल होती है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। थैंक यू गाइज।